नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकाज की बात और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रालय से जुड़ी खास खबरों पर। जानते हैं कि बीते हफ्ते मंत्रालय में क्या कुछ खास रहा, कौन से बड़े आदेश पारित हुए, कौन सा अफसर किस वजह से सुर्खियों में रहा। ये तमाम खबरें जो अंदर की हैं वो हम आप तक पहुंचाते इस कार्यक्रम के जरिए, और उस पर हम चर्चा भी करते हैं कि सरकार के अधिकारियों के फैसले का जनता पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राजकाज की बात। तो चलिए सरकारी महकमे की चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं रवि अवस्थी जी का, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। रवि जी आपका स्वागत है। और एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत करते हुए चलिए सबसे पहले लेकिन बात आज की पहली खबर की। मध्य प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसका खुलासा जल्द होने के आसार हैं। प्रदेश सरकार नए मुख्य सचिव के लिए 3 सदस्यीय पैनल केंद्र को भेज चुकी है। इसमें 1989 बैच के अनुराग जैन, 1990 बैच के अधिकारी डॉक्टर राजेश राजौरा और इसी बैच के SN मिश्रा का नाम शामिल है। केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी दिखाई तो जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। वहीं ये काम राज्य सरकार पर छोड़ा गया तो डॉक्टर राजेश राजौरा बाजी मार सकते हैं। बहरहाल अगले एक सप्ताह में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं रवि जी का। तो रवि जी, लगातार हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में कि भाई अगला मुख्य सचिव कौन होगा। यानी 2-3 बातें तो साफ हो गई। एक तो वीरा राणा को एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, और दूसरा ये जो 3 नाम है, यानी इनमें से किसी पर मुहर लग सकती है। हाँ बिल्कुल दीपेश, हालांकि देखिए गुजरते सप्ताह में 4 दिन तो छुट्टियों के निकल गए, शनिवार इतवार और 2 सोमवार मंगलवार को भी अवकाश रहा, यानी एक तरह से मंत्रालय में माहौल बिल्कुल ठंडा रहा। और सरकार भी चूंकि राष्ट्रपति का आगमन था तो जाहिर बात है कि उसमें व्यस्त रही। अब ऐसी स्थिति में बावजूद इसके चूंकि अभी देखिए ये जो मुख्य सचिव की पदस्थापना, तो अब नए मुख्य सचिव की पदस्थापना जो है 1 अक्टूबर से होना ही है। तो ऐसी स्थिति में अब ये अंतिम सप्ताह है जिसमें ये निर्णय होना है। और जानकारी यही है कि पैनल भेज दिया गया है और उसमें ये 3 नाम जो है प्रमुखता से है। एक तो अनुराग जैन है, 89 बैच के हैं, केंद्र में डेपुटेशन पर है परिवहन मंत्रालय में। दूसरे डॉक्टर राजेश राजौरा अभी ACS हैं, CMO में प्रमुख अधिकारी है, और SN मिश्रा गृह विभाग में। तो अब जाहिर बात है कि इन तीनों के नाम को लेकर चर्चा है, लेकिन जैसा कि पहले भी अटकलें लगाई जा रही, चूंकि देखिए अभी तक कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये अटकलें है। क्योंकि अगर राज्य सरकार को ये सब करना होता तो अब तक का शायद नाम फाइनल हो जाता, या OSD के तौर पे, क्योंकि इस तरह पहले हो चुका है, मतलब 1-1 महीने पहले OSD नियुक्त हो जाते थे। लेकिन इस बार अभी तक देखिए केवल 10 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, बिल्कुल सस्पेंस बना हुआ है इसको लेकर। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। ना अनुराग जैन भी की भी कहीं ना कहीं अटकल है, इसलिए है क्योंकि देखिए पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, जिस तरीके से 89 बैच के अधिकारियों को बिहार में मौका मिला, उड़ीसा में नए अधिकारी की पोस्टिंग हुई है। तो जाहिर बात है कि मुझे लगता है इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि कहीं अगर केंद्र सरकार अपनी मर्जी के अपने अगर पसंद बताती है तो फिर अनुराग जैन को दायित्व सौंपा जा सकता है। अनुराग जैन मध्य प्रदेश मूल के अधिकारी है, मध्य प्रदेश कैडर के हैं, और एक लंबा अनुभव है उन्हें। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही एक लंबा समय उन्होंने गुजारा है, यहाँ तक कि PMO में भी रहे हैं। तो PMO जो है उनकी काबिलियत को बखूबी जानता है। और इस तरह की अटकलें है कि देखिए ना फैसला कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा ना कि भाई अगर राज्य सरकार की चली तो डॉक्टर राजौरा, और नहीं तो फिर केंद्र की चली। लेकिन फिर तीसरा नाम SN मिश्रा का जो शामिल है, अब चूंकि 3 सदस्यीय पैनल तो भेजना है। अच्छा, तो एक औपचारिकता पूरी हुई है। SN मिश्रा की संभावना कम है, और 2 अधिकारी जो है वो टॉप पर है। महेंद्र जी, तो भाई देखिए 2 अधिकारी SN मिश्रा, डॉक्टर राजेश राजौरा मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं काफी समय से, अनुराग जैन केंद्र में है। तो ऐसे में एक तो ये सस्पेंस क्या कहता है, और अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जिस तरह सरकार चलानी है उनको फ्री हैंड मिला हुआ है, तो क्या लगता है ज्यादा संभावना किसकी हो सकती है? देखिए निश्चित तौर से ज्यादा संभावना यदि मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, चूंकि केंद्र का अभी सीधा दखल यहाँ पर किसी अधिकारी की नियुक्ति में नहीं देखा गया, चाहे वो डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने का मामला हो। लेकिन फिर भी यदि राज्य का विषय रहा, जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव निर्णय ले रहे हैं दीपेश, तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि डॉक्टर राजेश राजौरा पर मोहर लगनी तय है। लेकिन फिर बीच में जो नाम आ जाते हैं, चूंकि अब देखिए
जो जिस तरीके से पैनल मांगा गया और पैनल में जिन अधिकारियों की एक क्राइटेरिया रखा गया, क्राइटेरिया से मतलब सीधे सीधे कुछ नियम और शर्तें लागू रहीं कि जो पैनल आप भेजें उस पैनल में ये मापदंड तय होने चाहिए। तो जो पैनल भेजा गया उसमें देखिए एस.एन. मिश्रा काफ़ी सीनियर आईएएस हैं और उनको तजुर्बा भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर जिस तजुर्बेकार तीनों अधिकारी हैं उनमें से डॉक्टर राजेश राजौरा की नियुक्ति जब एसीएस के बतौर जो है पीएम सीएमओ में हुई थी मध्य प्रदेश के, तो फिर उनको पूरा दारमोदार दिया गया। तो ये माना जा सकता है कि पहले से यदि बीरा राणा की 30 सितंबर तक की उनकी कार्यकाल है और इसके पहले वो पूरा कामकाज संभाल रहे हैं एक हिसाब से देखा जाए तो निश्चित तौर से ये माना जा रहा है कि डॉक्टर राजेश राजौरा मध्य प्रदेश के अगले सीएस होंगे। लेकिन फिर जो अनुराग जैन जो आईएएस जिनका कई बार नाम चला पहले, इनका पहले सबसे पहले तो इन्हीं का नाम चला था, लेकिन चूंकि दिल्ली का एक बात और है सर, देखिए अनुराग जैन सीनियर हैं, 39 बैच के हैं, राजौरा 90 बैच के हैं, हालांकि उनका लंबा अनुभव है, इसीलिए मैं नहीं लेकिन एक पैनल में 3 नाम हैं। बिल्कुल एक बात और कि जैसे यदि जैसा रवि अवस्थी जी ने कहा कि केंद्र का हस्तक्षेप रहा, चूंकि अनुराग जैन देखिए मध्य प्रदेश में भी बहुत एक पावरफुल अधिकारी रहे हैं और एक सुलझे हुए अधिकारी रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन अभी तक के जो जिस तरीके से जो सिनेरियो मेंटेन हो रहा है उसमें डॉक्टर राजेश राजौरा भले ही जूनियर हो लेकिन उनके नाम पर सियासी चर्चा बहुत ज्यादा है और मंत्रालय में यदि चर्चाओं का दौर देखें तो निश्चित तौर से उनके नाम की चर्चा है। लेकिन अनुराग जैन हो सकता हो, देखिए एफ बट है, 3 अधिकारी के नाम का पैनल है तो 3 में से एक तो तय है, लेकिन बस इसका पूरा लब्बो लुआब इतना है कि 30 सितंबर तक इस हफ्ते ही ये तय हो जाएगा कि अगला मुख्य सचिव कौन। चलिए हम बात करते हैं अब अगली खबर की। तो मौजूदा साल 2024 में मध्य प्रदेश को नया मुख्य सचिव ही नहीं बल्कि नया पुलिस महानिदेशक भी मिलेगा। नए डीजीपी पद के लिए भी 3 नामों का पैनल यूपीएससी को भेजे जाने की खबर है और नए डीजीपी के लिए जिन 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम चुने गए हैं उनमें 1988 बैच के अरविंद कुमार, इसी बैच के ही कैलाश मकवाना और 1989 बैच के अजय शर्मा इसमें शामिल हैं। इनमें अजय शर्मा का जो कार्यकाल है डीजीपी बनने पर करीब 2 साल का बाकी रहेगा और 2 अधिकारी अगले साल ही सेवानिवृत्त होंगे। दरअसल डीजीपी पद पर 2 साल से अधिक समय बिता चुके 1987 बैच के एसके सक्सेना 30 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले हैं। तो ये भी एक बड़ी हलचल होने वाली। रवि जी, डीजीपी पद बड़ा अहम, इस पर हमने पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा की थी, तो यहाँ भी 3 नाम लगभग फाइनल हैं अब। जी नहीं, 3 नामों का पैनल बताया जाता है कि यूपीएससी को भेजा जा चुका है और क्योंकि इसी महीने वो यूपीएससी को नाम सुझाने थे तो निश्चित तौर पर वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, ऐसी खबर है। तो जाहिर बात है कि देखिए जो 3 नामों का पैनल है उसमें 3 नाम ये जो बताए गए अरविंद कुमार है, कैलाश मकवाना है और अजय शर्मा। अजय शर्मा दोनों अधिकारियों चूंकि 1 साल जूनियर है तो जाहिर बात है, लेकिन ये है कि देखिए यहाँ पर अरविंद कुमार और कैलाश मकवाना जी का जो कार्यकाल है वो 2025 में पूरा हो जाएगा। यानी डीजीपी बनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि भाई कम से कम 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए, मतलब 2 साल कम से कम उनको डीजीपी रखा जाना चाहिए किसी भी राज्य में। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं अजय शर्मा के चांस ज़्यादा बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका कार्यकाल 2 साल उसके बाद भी बचेगा, यानी 2026 तक उनका 2026 में उनका रिटायरमेंट है। अब ये देखिए मौजूदा डीजीपी की बात करें तो उनका कार्यकाल 2 साल मार्च में ही पूरा हो गया दीपेश, और अभी उनका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 2 साल से अधिक समय चल रहा है, तो मिनिमम जो है वो 2 साल होना चाहिए। इसको लेकर ये 3 नामों का पैनल है। चर्चा हालांकि और नामों की भी रही, लेकिन जो मंत्रालय सूत्र बताते हैं कि ये 3 नाम जो है वो यूपीएससी को भेजे जा चुके हैं। तो महेंद्र जी, इसमें आपको क्या लगता है, अगर नियम कायदों को देखा जाए तो अजय शर्मा का पलड़ा भारी है, सीनियरिटी को देखा जाए तो 2 अधिकारी पहले ही लाइन में है, और क्या ऐसा भी संभव है कि अजय शर्मा को दे दिया जाए ये पद और जो उनके जो 2 सीनियर अधिकारी हैं उनको फिर उनके अंडर में, या कैसे क्या आप देखते हैं इस व्यवस्था को? फिर देखिए निश्चित तौर से जब जो गाइडलाइन होती है उसको फॉलो सरकार करती ही है, और चूंकि हम पिछला जो अभी कार्यकाल देख रहे हैं डीजी का, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जिस अधिकारी का कार्यकाल ज़्यादा बचा हो, यानी कि जैसे रवि अवस्थी जी ने कहा कि 2025 में ही 2 अधिकारी रिटायर होंगे, तो कम से कम 2 साल का यदि कार्यकाल है तो वो अजय शर्मा, तो अजय शर्मा के नाम पर उम्मीद है कि हो सकता है कि ये जो है
शायद अगला डीजी मध्य प्रदेश को अजय शर्मा के तौर पर मिले, लेकिन फिर भी सरकार के भी कुछ अपने पहलू होते हैं, मापदंड होते हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसी बीच का रास्ता निकाला जाए कि चलिए ठीक है भाई कैलाश मकवाना हैं या अरविंद कुमार हैं, तो इनमें से किसी एक अधिकारी को जो सीनियरिटी के हिसाब से सबसे सीनियर या वरिष्ठतम हो उसको ये जिम्मा सौंपा जाए। पर ये जरूर है कि जो गाइडलाइन के तहत यदि यूपीएससी को जो पैनल भेजा है उसमें निश्चित तौर से ये हवाला जरूर दिया होगा कि ये जो बैठेंगे तो ये अपना पूरा 2 साल का इनका कार्यकाल बचेगा, और यदि ये अधिकारी बैठेंगे बाकी के 2 अधिकारी तो उनका 1 साल या 1.25 साल का कार्यकाल बचेगा। तो ऐसे में निश्चित तौर से ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जैसे हम अभी मुख्य सचिव की बात कर रहे थे, तो दोनों महत्वपूर्ण, ये दूसरा महत्वपूर्ण जो है प्रदेश का एक जिम्मेदार पद है, उस पर भी 3 लोगों का पैनल है। अब 3 लोगों में देखिए जूनियर सीनियर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे अनुराग जैन और डॉक्टर राजेश राजौरा की, तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है अजय शर्मा और मकवाना और अरविंद कुमार के बीच में। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, अंतिम निर्णय तो देखिए। इसमें एक और बहुत रोचक बात है, मैं बिल्कुल अलग एंगल है, हालांकि वो एंगल है, देखिए कैलाश मकवाना मूलतः उज्जैन के रहने वाले। अच्छा। और मध्य प्रदेश के मुखिया भी उज्जैन से है, और कैलाश मकवाना जी का जो कार्यकाल है वो करीब डीजीपी बनने के बाद भी 1.25 साल है। हाँ, तो इतना कंसीडर हो लगता है कि अगर हुआ इस तरह का समीकरण बनते हैं तो फिर जाहिर बात है कि 5 साल कैलाश पलट मकवाना भी अगले डीजीपी हो सकते हैं। देखिए उनकी बेदाग छवि रही है, ईमानदार अधिकारी की छवि है उनकी, और अनुशासन प्रिय अधिकारी माने जाते हैं। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं ये एंगल भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए सीएस के लिए केंद्र अपना दिखाता है तो फिर डीजीपी के लिए हो सकता है कि अच्छा, ये भी है, ठीक बात। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 3 आयुक्तों समेत 4 पदों की पूर्ति होने के साथ ही आयोग मुख्यालय में चहल पहल बढ़ गई है। बड़ी चुनौती नवनियुक्त पदाधिकारियों के सामने है। आयोग में करीब 15,000 से ज्यादा अपील और आवेदन लंबित हैं। याचिकाकर्ता 6 महीने से इनके निराकरण का इंतजार कर रहे हैं, और 2 दिन पहले शपथ लेने के साथ ही मुख्य सूचना आयुक्त और तीनों आयुक्तों ने कामकाज शुरू भी कर दिया। तो चलिए रवि जी, सारे पद ना सही, 4 पद तो अभी भर गए हैं, और इसके बाद कितना बदलाव, लेकिन जैसा चुनौती का जिक्र किया इस खबर में हमने, ये बहुत सारे मामले पेंडिंग है अभी। हाँ बिल्कुल दीपेश, हालांकि देखिए जून से पद खाली थे, मतलब करीब 6 महीने का समय हो गया, और 15,000 से ज़्यादा अपील जो है मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय में सूचना आयुक्त कार्यालय में लंबित है। और जाहिर बात है कि ये बड़ी चुनौती इन चारों पदाधिकारियों के समक्ष सबसे पहले उनके निराकरण जल्दी से जल्दी हो, चूँकि देखिए न्यायालयीन मामला है, एकदम से तो तत्काल सुनवाई हो नहीं सकती, नोटिस भेजे जाएंगे, तो उसके बाद संबंधित को तलब किया जाएगा, तलब करने के बाद फिर हियरिंग शुरू होगी। तो जाहिर बात है कि उन तमाम जो लंबित अपीलें हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उनकी स्क्रूटनी का काम शुरू हो गया है, और ताकि जो ज़्यादा महत्व की या ज़्यादा गंभीर मामले की अगर कोई अपील है तो जाहिर बात है कि उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हालांकि विजय यादव जो मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं वैसे भी काफ़ी अनुशासन प्रिय और कामकाज के मामले में वो बिल्कुल उनका रुख हमेशा सख्त रहा है, इसलिए उनके मार्गदर्शन में जो है वो तीनों आयुक्त जो नए बनाए गए उनने भी काम शुरू कर दिया है। देखा जाए तो इस समय राज्य सूचना आयोग में जो है कामकाज काफ़ी तेज गति से बिल्कुल, और उसका मकसद भी यही था भर्ती का कि भाई जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जनता को सूचना मुहैया कराने का, उसमें तेज़ी आए, कामकाज शुरू हो। तो मयंक जी, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे? हालांकि जो 3 आयुक्त बने हैं अलग अलग विधा के, एक ज़रूर हैं जज हैं, लेकिन एक शिक्षाविद हैं, एक समाज सेवी, उनके लिए कितना चुनौती भरा होगा ये काम करना? देखिए, जो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं उनके लिए तो थोड़ा एक राहत, हाँ, उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो अच्छे पदों पर रहे हैं और सीधे जनता से जुड़ा हुआ मामला होता है, विभाग होता है, तो उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए सभी अपने पहलू, देखिए जो सामाजिक होंगे या फिर शिक्षाविद हैं, तो वो निश्चित तौर से जब उस पद पर बैठते हैं, वो ओहदे पर बैठते हैं, तो फिर उनके जो अधीनस्थ अमला होता है वो जरूर उनको मददगार साबित होता है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इशू आने वाले नहीं है। लेकिन ये एक बात जरूर है कि जो ये शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, इन शिकायतों का कैसे निराकरण होता है, कितने जल्दी निराकरण होता है, ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला होता है। पब्लिक चाहती है कि जो उन्होंने जानकारियां मांगी हैं, कम से कम वो अधिकारी हीला हवाली ना करें, टाला मटोली ना करें, क्योंकि
अमूमन हमने देखा है कि किसी भी जानकारी को देने के लिए या कोई आवेदन लगाता है तो उसको फिर बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो लंबी लड़ाई यहाँ पर आकर अटक जाती है सूचना आयुक्तों के पास। तो जब सूचना आयुक्तों के पास अटक जाती है तो फिर उसमें थोड़ा सा यदि जल्दबाजी हो जाए या निर्णय लेने में दिखाई जाए, थोड़ी शीघ्रता दिखाई जाए, तो माना जाता है कि जो आम पब्लिक है या जो पीड़ित हैं उनको कम से कम न्याय मिले, न्याय के साथ साथ वो जानकारियां भी मिले। तो ये जितने जल्दी इन मामलों का निराकरण होगा, लगता है कि उतनी तेज गति से काम भी होगा और काम के साथ साथ फिर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। क्योंकि लंबे समय से देखिए खाली ही पड़े थे पर तो कामकाज तो हुआ नहीं है, लेकिन अब कम से कम कुछ नहीं, वो कहते हैं ना बहुत कुछ नहीं से कुछ सही। तो अब 4 हो गए हैं, धीरे धीरे और भी नियुक्तियां हो जाएंगी। वो तो सरकार का मामला है, तो सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेगी। लेकिन जो 3 ने या जो 4 मुख्य सूचना आयुक्त सहित जो 4 लोगों की नियुक्ति हुई है, उनमें से यदि ये भी कामकाज अमल में आ जाए तो फिर निश्चित तौर से कुछ राहत से इसमें इस कानून की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई दोषी पाया जाता है तो उसमें अधिकतम उसको 25,000 का फाइन है। हाँ। अब जो लाखों करोड़ों के घोटाले करके जानकारी छिपा रहा है, उसे 25,000 रुपए देने में क्या परेशानी है? बिल्कुल ठीक। बहुत कम मामले ऐसे होते हैं। हालांकि राज्य सूचना आयोग को ये अधिकार है कि वो कई मामलों को हाईकोर्ट भेज सकता है, लेकिन ऐसे बिरले मामले होते हैं। तो लेकिन एक सबसे बड़ा कमजोर पहलू इस कानून का जी कि जुर्माने के अलावा और कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं है सकता सजा का प्रावधान। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। भोपाल स्मार्ट सिटी के सीईओ के.एल. मीना कामकाज में लापरवाही के चलते जिला प्रभारी और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप के निशाने पे आ गए हैं। शुक्रवार को जिले की बैठक में भी सीईओ के नदारद रहने पर सांसद और विधायकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने भी मीना की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई थी। माना जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद मीना की जल्द ही स्मार्ट सिटी सीईओ पद से विदाई हो सकती है। मीना साल 2016 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। उन्हें फरवरी में ही भोपाल स्मार्ट सिटी का दायित्व सौंपा गया था। तो बड़ी हैरानी की बात है रवि जी की के.एल. मीना आखिरकार ये इस तरह का मौका क्यों दे रहे हैं कि उनका विरोध शुरू हो गया है? देखिए दीपेश, हालांकि देखिए युवा अधिकारी है, 2016 यानी बहुत समय नहीं हुआ है उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए, और आमतौर पर नए अधिकारी इस तरह की लापरवाही नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह के संकेत भी है कि शायद उनको स्मार्ट सिटी का काम भा नहीं रहा है, रास नहीं आ रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है, लंबे आप राजधानी भोपाल में ही देख लीजिए कि एक लंबा समय हो गया सरकारी मकानों को तोड़े हुए और तमाम चीजें हैं। आरोप लगते हैं, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अधिकारी पर आती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अधिकारी हाथ बचाने की कोशिश करता है और फिर वो मामले को टालता है। वो चाहता है कि हो सकता है इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो और ज्यादा अच्छा है। तो मुझे इसी तरह का कोई ये मामला लगता है। हालांकि लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है कि जिम्मेदारी अगर आपको मिली है, दायित्व मिला है, तो पद तो कोई सा भी हो, उसकी सबके अपने महत्व है। और जाहिर बात है कि अगर के.एल. मीना इस तरह कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आगे चलकर उन्हें प्रशासनिक मामलों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर सीआर गड़बड़ाती है या इस तरह की छवि निर्मित हो जाती है कि भाई आप बैठकों से गायब रहते हैं, फिर आपको कौन कलेक्टर बनाएगा, कौन मैदानी पदस्थापना देगा, क्योंकि वहाँ तो और ज्यादा जिम्मेदारी 24 घंटे की नौकरी होती है। तो जाहिर बात है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसका निदान होगा। लेकिन हाल का मामला है, जिस तरीके से सांसद, विधायक और तमाम मंत्री प्रतिनिधियों ने जो नाराजगी जताई है, जो नाखुशी जताई है, मुझे लगता है कि ये इस तरह की स्थितियाँ किसी भी अधिकारी के लिए ठीक नहीं है। चलिए महेंद्र, जिसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि सीधे अब प्रभारी मंत्री के निशाने पे आ गए अधिकारी? देखिए, निश्चित तौर से यदि प्रभारी मंत्री भी बहुत सहज और सरल हैं, देखिए चेतन कश्यप जो हैं वो निश्चित तौर से एक बहुत लीक से हटके मंत्री माने जाते हैं और समाज सेवा से ही जुड़े हुए सीधे वो मंत्री हैं या नेता हैं। लेकिन अधिकारी के ऊपर इतने गर्म क्यों हुए वो, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे अमूमन ऐसे होता नहीं है कि इतने कड़े फैसले हों, इतने कड़े निर्णय हों या कुछ उनका कभी ऐसा बयान आया हो। तो कहीं ना कहीं तो देखिए शिकायतों का एक उन्होंने एनालिसिस किया होगा और फिर मीना साहब गायब ही रहे मीटिंग से। तो जब मीटिंग से ही गायब रहे तो फिर अमूमन होता है कि आखिर वो भी प्रभारी मंत्री हैं तो उनको भी एक गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। फिर बाद में जब होता क्या है कि आग में घी डालने का काम भी होता है। जैसे प्रभारी मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की तो उसी स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए जो उनके सबऑर्डिनेट होंगे उन्होंने निश्चित तौर से कुछ ना कुछ ऐसे प्रमाण रखे होंगे कि जिससे ऐसा लगता हो कि जो के.एल. मीना हैं वो लापरवाह हैं। तो लापरवाह अधिकारी के तौर पर यदि छवि आपकी निर्मित हो जाएगी
तो ये फिर भविष्य में तो निश्चित तौर से इसके दुष्परिणाम ही मिलेंगे, सकारात्मक तो नहीं मिलेंगे। पर अभी सरकार का जो नया नवाचार है या सरकार एक्शन मोड में है, फुल फ्रेश अभी चुनाव के बाद आई है सरकार, तो स्मार्ट सिटी के काम भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, उनको कैसे करेंगे। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि खुद मीणा ही नहीं चाहते हो कि चलिए ठीक है भाई यहाँ से तो छुटकारा मिले क्योंकि ये बड़ा माथापच्ची का काम है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, दोनों तरफ भी सोच सकते हैं हम। लेकिन ये जरूर है कि इस तरीके का यदि कृत्य कोई अधिकारी करता है और फिर पब्लिक डोमेन में वो चीज आती है तो फिर छवि पर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कई कलेक्टर अपने नवाचार और लीक से हटकर किए गए कामों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आम जन की सेवा में अपने पद को आड़े नहीं आने दिया। साल 2014 बैच के प्रमोटी आईएएस सुधीर कोचर ऐसी अधिकारी हैं। वर्तमान में दमोह कलेक्टर का हाल ही में स्वच्छता अभियान के दौरान एक सार्वजनिक प्रसाधन स्थल की सफाई करते हुए फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इससे पहले जिला अस्पताल निरीक्षण के दौरान कुछ महिला रोगियों को फर्श पर लेटा देख वो द्रवित हो उठे और डॉक्टरों को उन्होंने फटकार भी लगाई थी। कोचर लंबे समय तक राज्य मंत्रालय की जीएडी शाखा में पदस्थ रहे। वो पूर्व सीएम शिवराज के डिप्टी सचिव भी रहे। खरगोन के रहने वाले कोचर साधारण परिवार से हैं और उनकी सादगी ने उन्हें पहली कलेक्टरी में उनको नई पहचान दिला दी थी। तो ये भी बड़ा दिलचस्प पूरा मामला है कि ऐसे बहुत कम अफसर देखने सुनने को मिलते हैं। रवि जी बिल्कुल दीपेश, हालांकि देखिए कई युवा अधिकारी जो है वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और खास करके जब मैदानी पदस्थापना होती है उन्हें सेवा का, आम जनता की सेवा का अवसर मिलता है। देखिए आप मुख्यालय मंत्रालय में रहेंगे तो जाहिर बात है जनता से कनेक्टिविटी उतनी नहीं होती है जितनी मैदानी पोस्टिंग के दौरान होती है। और जब सुधीर कोचर पहली बार दमोह के कलेक्टर बने हैं, पहली बार कलेक्टर है, और हालांकि उन्होंने अब उनका जो पिछला कार्यकाल, हालांकि वो देखिए राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बने हैं और राज्य प्रशासनिक सेवा में भी रहते हुए उन्होंने बतौर एसडीएम या ज्वाइंट कलेक्टर जो है कई महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और आप देखिए राज्य मंत्रालय में मैंने उन्हें खुद देखा है कि जब वो जीएडी शाखा में रहे तो अन्य अधिकारी कर्मचारियों की तुलना में वो कहीं ज़्यादा एक्टिव थे। अच्छा, मतलब उनकी एक्टिविटी देखकर, उनकी सक्रियता देखकर तो कई बार होता था कि इतने एक्टिव अधिकारी भी होते हैं, यानी कोई भी काम हो तत्काल उसका करते थे। और उसी कामकाज को देखते हुए फिर उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में शिवराज जी के समय जो है उप सचिव बनाया गया। अच्छा। तो जाहिर बात है कि उनकी काबिलियत रही, फिर आईएएस अवार्ड भी हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्यथा राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी है जो एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं उसके बाद नहीं मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बेदाग छवि है, जो बेहतर एकेडमिक कैरियर है, ये इसमें काम आता है। और वो आईएएस अवार्ड भी हुआ। आईएएस बनने के बाद आप देखिए उन्हें कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली, तो अभी भी जो है वो आम जनता की सेवा का जब अवसर मिला तो अभी जब स्वच्छता अभियान 17 तारीख को शुरू हुआ तो मतलब टॉयलेट वो साफ करते हुए नजर आए। ये दिखाता है कि देखिए एक साधारण परिवार से, सामान्य परिवार से है, लेकिन वो उन्होंने कभी अपने पद को इसमें आड़े नहीं आने दिया। ये बड़ी बात है। महेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं सुधीर कोचर जी के इन प्रयासों को? देखिए सुधीर कोचर जी का जो रवि अवस्थी जी ने बताया उससे तो साफ परिलक्षित होता है कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए अधिकारी हैं और धीरे धीरे सनय सनय वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और अपनी काबिलियत के दम पर। तो जनता से जुड़ाव एक बहुत अहम पहलू होता है और जो सरकार की मंशा होती है उसके अकॉर्डिंग यदि अधिकारी बिल्कुल जमीन पर जाकर काम करता है तो फिर उसकी प्रशंसा लाजमी सी बात है। देखिए सुधीर कोचर एक उदाहरण है, इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। जो वो महिला कलेक्टर हैं उन्होंने बच्चों के बीच में जाकर वो एल्बेंडाजोल की गोलियां ही खा ली थी, वो डर रहे थे बच्चे। तो निश्चित तौर से ये एक अच्छी मिसाल है और ये ऐसे अधिकारी ये प्रेरणा स्रोत होते हैं दूसरे अधिकारियों के लिए कि जो नए नवेले अधिकारी आते हैं और उनको थोड़ा सा एक ईगो प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि हम आईएएस बन के सीधे आए हैं। तो ये एक उदाहरण है कि ये आईएएस सीधे भले ही ना बने हो, भले ही इनको आईएएस अवार्ड हुआ हो, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कितने नम्र हैं, विनम्र हैं और बीच में सरकार की मंशा के अनुरूप देखिए चाहे टॉयलेट साफ करने की बात हो या फिर दूसरी बात हॉस्पिटल में मरीजों को देखकर और भावुक होने की बात हो और फिर फटकार भी लगाई कि ये व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कलेक्टर यदि पहुंचेंगे जमीनी स्तर पर या जिला मुख्यालयों पर तो फिर व्यवस्थाओं में सुधार निश्चित तौर से दिखाई देगा और सरकार की जो मंशा है सुशासन की वो भी परिलक्षित होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी, शुक्रिया आपका रवि जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजकाज की बात में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे मंत्रालय से जुड़ी ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।